हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल के एक और वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में वन फॉर ऑल के यूजर्स को एक्सप्लेन किया था और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन फॉर ऑल के कोर्स के बारे में, जिसमें हम उन कोर्स की पावर, एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही में डेकू ने इन्हें कब अवेकन किया इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वन फॉर ऑल के यूजर्स के कोर काफी पावरफुल होने वाले हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि पहले 3 यूजर्स को छोड़ दे तो बाकी के किसी भी यूजर के कोर पावरफुल नहीं है। वह ज्यादातर सपोर्ट ओरिएंटेड है या फिर एचएटी मोबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। वन फॉर ऑल क्वर्क वन फॉर ऑल यूजर को काफी सारे एबिलिटीज देता है, पर इसकी सबसे यूजफुल एबिलिटी है क्वर्क एम्पलीफिकेशन की, जिसके कारण यूजर के क्वर्क की भी पावर पहले से काफी बढ़ जाती है। वन फॉर ऑल के बारे में बात करें तो जैसा ऑल माइट ने इसके इंट्रोडक्शन करते हुए कहा था, इस क्वर्क का फर्स्ट यूजर इस पावर को कल्टिवेट करता है और नेक्स्ट में ट्रांसफर करता है और नेक्स्ट यूजर इसकी पावर को एम्प्लीफाई करके इसकी पावर को बढ़ाकर फिर से नेक्स्ट यूजर में ट्रांसफर कर देता है और इस तरह यह क्वर्क जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया जा रहा है, जिसके कारण जिन्हें मदद की जरूरत है उन्हें बचाया जा सके और साथ ही में ट्रू एंड ब्रेव सोल्स वाले वॉरियर्स को एक क्रिस्टल नेटवर्क के साथ जुड़ाया जा सके। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, और अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता लगाना है तो आप मेरी यह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने वन फॉर ऑल के सभी यूजर्स के बारे में बात की है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दी है। वन फॉर ऑल का फॉर्मेशन हुआ था जब एल्फर ने उसके भाई योची को स्टॉकपाइल क्वर्क दिया था, पर उस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि योची के पास पहले से एक यूजलेस क्वर्क है जो दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है, और यह दो क्वर्क कंबाइन होकर फॉर्मेशन हुआ वन फॉर ऑल का। साथ ही में इसके क्रिएशन के पीछे योची के पावरफुल विल पावर का भी हाथ है, जिसने एल्फरन के सामने झुकने से मना किया था, जिसके कारण वन फॉर ऑल को कोई भी चुरा नहीं सकता है। वन फॉर ऑल की बेसिक प्रॉपर्टी है पावर स्टॉकपाइल की, जिसे एल्फरन ने योची को दिया था, जिसकी मदद से काफी ज्यादा अमाउंट में पावर को स्टोर करके उसकी मदद से स्ट्रेंथ एंड स्पीड एजिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को सुपर ह्यूमन लेवल तक इंक्रीज किया जा सकता है। हमें अब तक सेकंड यूजर के क्वर्क के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, पर मेरे हिसाब से यह वन फॉर ऑल का मोस्ट पावरफुल क्वर्क होने वाला है, क्योंकि यह सेकंड यूजर का क्वर्क है जो एल्फरन के खिलाफ लड़ने वाले रेजिस्टेंस मूवमेंट का लीडर था। जिस मूवमेंट का लीडर सीधा एल्फरन को चुनौती देने का दम रखता है, तो उसके पास वैसा ही पावरफुल क्वर्क होना चाहिए। जिस क्वर्क को डेकू ने सबसे पहले अवेकन किया था वह था ब्लैक विक क्वर्क, जो 5th यूजर डियाग्रो बांजो का है। उसे डेकू ने अवेकन किया था क्लास 1A वर्सेस क्लास 1B की बैटल क्वर्क, जिसे अपने अच्छी तरह से एनिमे में देखा ही है। इस क्वर्क की मदद से यूजर ब्लैक मटेरियल के टेंडल्स को क्रिएट कर सकता है और इसे मास्टर करने के बाद उसे किसी भी साइज, शेप और साथ में बॉडी के किसी भी पार्ट से क्रिएट किया जा सकता है। ब्लैक टेंडल्स को पावर मिलती है यूजर के इमोशन से और खास करके एंगर से, जिसके कारण जितना यूजर एंग्री होता है उतना ही यह पावरफुल हो जाता है। इस क्वर्क का इस्तेमाल किसी चीज को, विलन्स को पकड़ने के लिए, स्पाइडरमैन की तरह हवा में स्विंग करने के लिए, या फिर सर्विकॉप्स के 3D मैन्यूवरिंग गियर की तरह मीडियर बैटल में भी किया जा सकता है। वन फॉर ऑल के क्वर्क के कारण ब्लैक विक की ताकत भी अब पहले से बढ़ गई है, जिसके कारण डेकू इसकी मदद से काफी भारी चीजें जैसे बस कार्स को भी आसानी से उठा सकता है। इस क्वर्क को ही डेकू ने सबसे ज्यादा और काफी अच्छी तरह से यूज किया है। शुरुआत में जब पहली बार डेकू ने इसे अवेकन किया था तो उसके कारण डेकू को काफी दर्द सहना पड़ा था और यह क्वर्क आउट ऑफ कंट्रोल होकर इसने तबाही मचाई थी, पर आगे चलकर इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से डेकू करना सीख जाता है और वह इसके कई सारे वेरिएशंस भी बना सकता है। इसके साथ ही इसके कई सारे यूजेस है, जैसे डेकू ने इन टेंडल्स को अपने हाथ पर लपेटकर टोमरा पर एक फुल पावर के साथ पंच मारा था ताकि उसकी बॉडी पर वन फॉर ऑल का ज्यादा इम्पैक्ट न पड़े। वैसे जब उसके पैर जख्मी हो गए थे तब डेकू ने टेंडल्स का यूज प्रोपिगेट टंग की तरह किया था। इस क्वर्क के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि इसे डेकू ने सबसे ज्यादा बार और सबसे अच्छी तरह से यूज किया है, पर आगे के क्वर्क काफी सिंपल है और उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लायक भी नहीं है। सो जो क्वर्क डेकू ने नेक्स्ट अवेकन किया था वह है क्लोड, जो वन फॉर ऑल के 7th यूजर नाना शिमुरा का क्वर्क है। डेकू ने इसे अवेकन किया था पैरानॉर्मल लिबरेशन और आर्क में चैप्टर 283 में टोमोरा के खिलाफ लड़ते समय। जब टोमोरा वहां जमे हुए हीरोज पर डीके का इस्तेमाल करके उन्हें मार डालने वाला था, तभी डेकू ने उन सभी को ब्लैक विक से पकड़कर टोमोरा पर अटैक करने के लिए जंप किया, पर तभी वह एक्सीडेंटली फ्लोट का अवेकन कर देता है। फ्लोट क्वर्क वैसे तो यह एक सिंपल क्वर्क है, पर वन फॉर ऑल के क्वर्क के साथ यूज होकर यह काफी पावरफुल बन गया है और इसकी मदद से यूजर हवा में
में काफी तेजी से फ्लाई कर सकता है। अवेकन होने के बाद डेकू ने इसका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा किया है और यह मोड ऑफ ट्रांसफर बन गया है डेकू के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए। और साथ ही में हाल ही में हुए मस्कुलर के खिलाफ की बैटल के वक्त हो या फिर लेडी निगंट के खिलाफ उसकी बुलेट्स को डॉज करने में हो, डेकू ने फ्लोट का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से किया है। डेकू ने अवेकन किया हुआ नेक्स्ट गोर के डेंजर सेन जो फोर्थ यूजर हिकागी शिनोमोरी का है। इसे भी डेकू ने पैरानॉर्मल लिबरेशन और आर्क में टोमोरा के खिलाफ लड़ते समय अवेकन किया था, जब टोमोरा के हमले से बाकुगो इंजर्ड हो गया था, पर उस वक्त डेकू को इसके बारे में पता नहीं चला। पर बाद में चैप्टर 295 में डेकू को डेंजर सेंस की वर्किंग पता चलती है। यह बिल्कुल स्पाइडी के स्पाइडर सेंस की तरह है। इस कोर के कारण यूजर सराउंडिंग एरिया के पोटेंशियल थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, जिसके कारण वह क्विकली उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, जो बिल्कुल सिक्स सेंस से सिमिलर है। जब यूजर कोई थ्रेट को डिटेक्ट करता है तो इसके कारण यूजर के दिमाग में एक शार्प स्टेबिंग सेंसेशन होता है, जो पहली बार काफी पेनफुल था, पर इसका हमेशा यूज करने के बाद इसका असर कम हो गया है। इसकी कुछ वीकनेसेस भी है, जैसे अगर ओपोनेंट या ओपोनेंट का अटैक इससे फास्ट है तो ऐसे में डेंजर सेंस उसे प्रॉपरली डॉज नहीं कर सकता, जैसी लेडी नेगेंट के खिलाफ उसकी बुलेट्स को डॉज करने में हुआ था। इसका यूज डेकू ने काफी अच्छी तरह से किया है, जैसे विलन पिन डाउन आर्क के दौरान इस कोर की मदद से ही डेकू भागे हुए विलन्स की पोजीशन को ट्रैक कर पा रहा था। वैसे ही मस्कुलर के खिलाफ की बैटल के वक्त डेकू डेंजर सेंस की मदद से उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर पा रहा था। इस लिस्ट का नेक्स्ट कोर के स्क्रीन जिसे डेकू ने चैप्टर 313 में मस्कुलर के खिलाफ के रीमैच के वक्त अनलॉक किया था, जिसका ओरिजिनल यूजर था 6th यूजर इयन। बाकी वन फॉर ऑल के कोर्स की तरह यह कोर भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर यह बैटल में बहुत काम आता है। यह कोर पोकेमॉन के स्मोक स्क्रीन अटैक की तरह है। इस कोर की मदद से यूजर स्मोक के क्लाउड को जनरेट कर सकता है और वो वाइड एरिया में स्प्रेड कर सकता है, जिसकी मदद से ओपोनेंट के विजन को ब्लर किया जा सकता है। भले ही यह कोर ऑफेंसिव नहीं है, पर तब भी यह बैटल में काफी यूजफुल कोर है। इसकी मदद से ओपोनेंट के विजन को ब्लर किया जा सकता है, जिसके बाद उस पर सरप्राइज अटैक किया जा सकता है। पर अगर स्मोक स्क्रीन ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तब इसके कारण यूजर की भी विजन कम हो जाती है, जैसे मस्कुलर के खिलाफ की बैटल के वक्त हुआ था। जब डेकू ने पहली बार स्मोक स्क्रीन को अवेकन किया था तब वन फॉर ऑल के कोर के कारण उसकी पावर बढ़ गई थी एंड ज्यादा अमाउंट में स्मोक स्क्रीन रिलीज हुआ था एंड डेकू की भी विजन ब्लर हो गई थी। पर डेकू फ्लोट की मदद से ऊपर चला जाता है एंड सिचुएशन को संभाल लेता है। दूसरी बार लेडी निगंट के खिलाफ जब डेकू उसके बुलेट्स को डॉज नहीं कर पा रहा था, तब डेकू स्मोक स्क्रीन को लिमिटेड अमाउंट में रिलीज कर देता है, जिसके कारण लेडी निगंट उसे देख नहीं पाती और मौका मिलने पर वह फाजिन की मदद से उस पर अटैक कर देता है। इस तरह अगर सही तरह से यूज किया जाए तो स्मोक स्क्रीन भी काफी यूजफुल और साबित हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड यूजर के कोर के बारे में, जो है फाजिन, जो सच में काफी पावरफुल कोर के। यह कोर थोड़ा बहुत सिमिलर है वन फॉर ऑल के कोर की तरह। इसे डेकू ने अवेकन किया था चैप्टर 313 में लेडी निगंट के खिलाफ के बैटल के वक्त। फाजिन की मदद से यूजर रेगुलर रिपीटेड मोशन से काइनेटिक एनर्जी को क्रिएट कर सकता है और बाद में जरूरत आने पर उसका यूज कर सकता है। जब यूजर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तब यूजर को पावर और स्पीड का काफी खतरनाक बूस्ट मिलता है। यूजर चाहे तो वह एक ही साथ इस सारी एनर्जी को रिलीज कर सकता है या फिर थोड़ी थोड़ी एनर्जी को रिलीज करके पावर एंड स्पीड के मल्टीपल बर्स्ट को क्रिएट कर सकता है। वन फॉर ऑल के कारण फाजिन की काफी पावर बढ़ गई है, जिसके कारण डेकू ने 45% वन फॉर ऑल को फाजिन के स्टोर एनर्जी एंड ब्लैक व्हिप के स्विंग के साथ यूज करके इसकी पावर वन फॉर ऑल के 100% लेवल तक लेकर गया था और इसका उसके शरीर पर भी कुछ असर नहीं हुआ था। सो गाइस, यह रही वन फॉर ऑल के कोर्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, जो मैं होप करता हूँ कि आपको पसंद आ गई होगी। और अगर आप यह वीडियो अब तक देखिए तो कमेंट में लिखिए ओपी वन फॉर ऑल। और हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्ट 2 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिसके जहाँ मैं माय हीरो एकेडमी की मांगा को सेल 6 से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये लिंक मैंने ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दी है। साथ में अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है या कोई नया पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ ज़्यादा ही पसंद आए तो शेयर कीजिए और पसंद नहीं आता तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली गुड बाय।